दोस्तों आज की डिफेंस अपडेट नागालैंड से निकल कर आ रही है। नागालैंड में गिरफ्तार किए गए हैं 3 तस्कर, अवैध हथियार, गोला बारूद और शराब बरामद। दोस्तों इस खबर को ब्रीफली जान लेते हैं। दोस्तों खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड के प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार को दीमापुर से 3 लोगों को गिरफ्तार करके अवैध हथियार, शराब और गोला बारूद को बरामद किया गया है। असम राइफल्स और नागालैंड पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बता दें कि बरामद हुए अवैध हथियारों और गोला बारूद को कहां ले जाया जा रहा था और इसका कैसे इस्तेमाल होना था, अभी ये जानकारी नहीं मिली है। गिरफ्तार किए गए 3 लोगों से पूछताछ जारी की जा रही है। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। जम्मू पहुंचे सेना प्रमुख, घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन पर पाक को दी ये चेतावनी। दोस्तों फटाफट खबर की तरफ चलते हैं। थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईवी के पास अग्रिम इलाकों का दौरा किया और जम्मू पठानकोट क्षेत्र में तैनात सैनिकों की तैयारियों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। ये जानकारी एक रक्षा प्रवक्ता ने दी। दोस्तों अगली डिफेंस न्यूज़ सामने आ रही है। भारत चीन के बीच चौथे चरण की कोर कमांडर स्तर की बैठक, आज इन मुद्दों पर चर्चा होगी। दोस्तों आपको बता दें इस बैठक में अब तक सेनाओं के पीछे हटने की समीक्षा होगी, साथ ही पेंगोंग झील के पास फिंगर 4 पर पीछे हटने पर चर्चा होगी। तो दोस्तों खबर को ब्रीफली जान लेते हैं। पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से सेना हटाए जाने के मद्देनज़र सैनिकों की वापसी के अगले चरण को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच अगली उच्च स्तरीय वार्ता मंगलवार सुबह 10:30 बजे से शुरू होने की संभावना है। दोनों देशों के बीच ये चौथे चरण की वार्ता है। बता दें कि इस बैठक में अब तक सेनाओं के पीछे हटने की समीक्षा होगी, साथ ही पेंगोंग झील के पास फिंगर 4 पर पीछे हटने पर चर्चा होगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के तौर तरीकों और अंतिम रूप देने पर भी बातचीत होगी। सूत्रों का कहना है कि जमीनी हालात को लेकर कोई बदलाव नहीं है और दोनों पक्षों को के कोर कमांडरों के बीच चौथे चरण की वार्ता के बाद ही सैनिकों की वापसी के अगले चरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है जम्मू कश्मीर के सोपोर डिस्ट्रिक्ट से। जम्मू कश्मीर के सोपोर डिस्ट्रिक्ट में सेना ने एक और ही बहुत बड़ा एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों से ये खुलासा हुआ है कि आतंकियों की एक बहुत बड़े हमले को अंजाम देने की योजना थी, जिसे सेना ने फिलहाल तो विफल कर दिया है। खतरा अभी टल चुका है। तो दोस्तों इस खबर को ब्रीफली जान लेते हैं कि क्या हुआ। सोपोर में कल हुए एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए थे। डीआईजी उत्तरी कश्मीर ने कहा कि सोपोर एनकाउंटर में कल मारे गए 3 लश्कर आतंकियों में से 2 विदेशी आतंकी कोई बड़ा हमला कर सकते थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं सेना कमांडर ने कहा कि घुसपैठ करने के लिए लॉन्च पैड्स पर 250 से 300 आतंकवादी तैयार हैं, लेकिन हम उनके प्रयासों को विफल करने के लिए भी तैयार हैं। सोपोर के रेवन क्षेत्र में कल हुई मुठभेड़ में 2 विदेशी आतंकवादियों के मारे जाने को एक बड़ी कामयाबी बताते हुए डीआईजी उत्तरी कश्मीर ने कहा कि हम हमले की संभावना को खारिज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे सु- वे यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि स्थानीय युवा हथियार न उठाएं। सोपोर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उत्तरी कश्मीर रेंज के डीआईजी मोहम्मद सुलेमान चौधरी ने कहा, हम हमले की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। मारे गए आतंकवादियों के पास से बरामद हथियार और गोला बारूद से भी संकेत मिलता है कि वे कुछ बड़ी योजना बना रहे थे। उनके मारे जाने के बाद एक बड़ा खतरा टल गया है। कल 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने 18 घंटे लंबे संयुक्त ऑपरेशन में जीरा बारामूला के सोपोर इलाके में मार दिया था, जिनमें 2 विदेशी और 1 स्थानीय थे। पुलिस ने उनमें से 2 की पहचान उस्मान भाई और सैफुल्ला के रूप में भी की और तीसरे आतंकवादी की पहचान की जा रही है, जो कि स्थानीय है। कल आईजीपी कश्मीर ने कहा कि उस्मान भाई हाल ही में मॉडल टाउन सोपोर में हुए हमले में शामिल था, जिसमें एक सीआरपीएफ का नागरिक मारा गया था। दोनों विदेशी आतंकवादी पिछले कई सालों से यहां सक्रिय थे। डीआईजी ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार 35-40 विदेशी आतंकवादी कश्मीर के उत्तरी जिलों में एक्टिव हैं और 16-17 स्थानीय आतंकवादी हैं जो उत्तरी कश्मीरी क्षेत्र में सक्रिय हैं। दोस्तों अगली खबर भारत और चीन सीमा से जुड़ी हुई है। एक एक भारतीय पर है ड्रैगन की नज़र, चीन ऐसे कर रहा है जासूसी। तो दोस्तों इस खबर को ब्रीफली जान लेते हैं।
भारत की मांग के अनुसार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए पिछले एक सप्ताह में पहले ही गोगरा हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी में से अपने सैनिकों को वापस बुला चुकी है। साथ ही पैंगोंग त्सो क्षेत्र के फिंगर फोर और अपनी उपस्थिति काफ़ी कम कर चुकी है। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि चीन फिंगर फोर और 8 के बीच के क्षेत्र से अपनी सेना को अवश्य तौर पर हटाए। सूत्रों ने कहा है कि लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ ही सभी देशों में भारत कड़ी निगरानी बनाए हुए है और किसी भी घटना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वरिष्ठ सैन्याधिकारी इस क्षेत्र के हालात की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों, अगली बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। चीन के लेज़र हथियारों से भारत और अमेरिका के सैटेलाइट्स को होगा खतरा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए इस खबर को ब्रीफली जान लेते हैं। चीन के स्पेस प्रोग्राम पर नज़र रखने वाले जानकारों का मानना है कि चीन ने दुश्मन देश के सैटेलाइट को लेज़र के जरिए ख़त्म करने की पूरी क्षमता हासिल कर ली है, जिससे भारत सहित अमेरिका के पृथ्वी की निचली कक्षा लो ऑर्बिट अर्थ में स्थित सैटेलाइट को चीन के इन लेज़र हथियारों से खतरा है। ट्रैकिंग से लेकर लेज़र के जरिए सैटेलाइट के सेंसर को नुकसान पहुंचाने वाले चीन के 5 लेज़र बेस के बारे में जानकारी मिली है, जिनमें से एक शिनजियांग में है। शिनजियांग में स्थित 4 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग में सैटेलाइट को ट्रैक करने वाला सिस्टम है। वहीं बाकी के 3 बिल्डिंग में दुश्मन के देश के सैटेलाइट के सेंसर को नुकसान पहुंचाने वाले लेज़र हथियार तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही चीन ने कई जगहों पर सैटेलाइट लेज़र रेंजिंग स्टेशन भी बनाए हैं, जिसके ज़रिए सैटेलाइट की लोकेशन से लेकर उसके मलबे की ट्रैकिंग भी की जा सकती है। दुनिया के कुछ ही देशों के पास ऐसे लेज़र रेंजिंग स्टेशन हैं। चीन के पास ऐसे 5 फिक्स्ड स्टेशन हैं जो शंघाई, चांगचून, बीजिंग, वुहान और कुमिंग है। बाकी 2 मोबाइल रेंजिंग स्टेशन हैं जिन्हें ज़रूरत के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगली एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। लीबिया से आई एक खबर ने पाकिस्तान को दहशत में डाल दिया है। तो दोस्तों, इस खबर को डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, लीबिया से आई एक खबर ने पाकिस्तान को दहशत में डाल दिया है। दरअसल लीबिया में स्थित तुर्की के अल वाटिया एयरबेस पर रफाल जेट ने ज़बरदस्त हमला किया है। माना जा रहा है कि इस हमले में तुर्की के कई सैनिक भी मारे गए हैं। मिस्र और फ्रांस पर हमले का शक बताया जा रहा है। इसमें इमरान खान और इस्लामाबाद के लिए टेंशन की खबर यह है कि जिस रफ़ाल से तुर्की के एयरबस पर हमला बोला गया है, उसी रफ़ाल की पहली खेप इसी महीने भारत वायुसेना को मिलने जा रही है। लीबिया में मौजूद तुर्की के अल बाटिया एयरबेस का रफ़ाल ने जो किया हाल, उसे देखकर इस्लामाबाद में भी दहशत फैल गई होगी, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि बहुत ही जल्द यही रफ़ाल भारतीय वायुसेना का हिस्सा होगा। यूँ तो लीबिया और पाकिस्तान की दूरी 5,359 किलोमीटर की है, लेकिन लीबिया में रफ़ाल के पराक्रम का डर पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। दोस्तों, ये हमला क्यों हुआ, इस हमले का कारण क्या था, इसकी वजह जान लेते हैं। लीबिया को लेकर मिस्र और तुर्की के बीच जो तनाव चरम पर है, तुर्की ने लीबिया की राजधानी त्रिपोली में 125 किलोमीटर दूर नुकुत अल कमस जिले में अल वाटिया एयरबस पर अपने फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है, जिसे मिस्र और फ्रांस अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताते रहे हैं। मिस्र ने कई बार इसे तुर्की को लेकर चेतावनी भी दी थी। रफ़ाल से हुए इस हमले में तुर्की के कई प्लेन, ड्रोन और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए हैं। दोस्तों, आज के दिन की आखिरी खबर पर चलते हैं। बौखलाए चीन ने उठाया 59 चाइनीज़ ऐप बैन का मुद्दा, भारत ने करारा जवाब दिया। पूर्वी लद्दाख में जारी तनातनी के बीच भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप पर बैन लगा दिया था। चीनी ऐप्स पर लिए गए भारत के इस सख्त एक्शन से चीन बौखला गया है। चीन ने हाल ही में दोनों देशों की बैठक में चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए जाने का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में भारत सरकार ने कहा कि यह एक्शन सिर्फ और सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा के मद्देनज़र लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में चीनी पक्ष ने 59 चाइनीज़ ऐप के बैन का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में भारत ने साफ कर दिया था कि यह कार्रवाई सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए की गई है और भारत नहीं चाहता कि उसके देश के नागरिकों से जुड़ा डेटा से छेड़छाड़ की जाए।